सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सो संडे का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, आप सभी को पता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेशली टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं। सो आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नई जो स्पीसीज़ जो फाउंड की गई है, एक तो ये टॉपिक आपका हो जाता है। ये सारे टॉपिक साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद ग्यूटरल टोड के बारे में, इसकी साइज़ रिड्यूस हो रही है, ये क्या है वो जानेंगे। फ्लिंट सॉन्ग एक टॉपिक है, फ्लिंट सॉन्ग। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसोप्लेजिया टर्म क्या होता है, आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी क्या होती है। आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। खासतौर से अभी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का दूसरा बैच आपका December 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है। पेपर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद पेपर 1 हम करेंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं तो अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लो, और साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी आपका रास्ता खुल जाता है। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, बहुत हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें मेनली एक इशू आता था कि आपको गाइडेंस नहीं मिलती थी, बट अब हम लोग पूरे तरीके से हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए सिलेबस का हर पार्ट को कवर करेंगे। और नोट्स आपके 300-350 पेज के बनेंगे। क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर वहीं से होते हैं। मतलब अगर आप पेपर उठा के एग्रीकल्चर का देखोगे, 90% पेपर अगर 15 साल का कर जो वैसा का वैसा रिपीट होता है, ठीक है। सो ये एक बहुत एक आप कह सकते हो सब्जेक्टिविटी भी ऑप्शनल में बहुत ही कम है और बहुत हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल है। खासतौर से पेपर 1 देखोगे और पेपर 2 में हल्का बायोलॉजी है। लेकिन अगर आप जैसे अगर आपका आर्गुमेंट है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है बायोलॉजी का, तो आपका ना हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, ना पॉलिटी का बैकग्राउंड है, ना किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड है, आप लोग पढ़ते हो। इसी तरीके से इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा भी साइंस पढ़ने में सिर्फ इंटरेस्ट है तो आप इजीली कर सकते हो, वो क्लास में ही करा दिया जाएगा। सो आप जुड़ सकते हो। SP लाइव कोड यूज़ करना है और यूपीएससी ऑप्शनल जाके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। जीएस के लिए करंट अफेयर्स में अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से जुड़ना चाहते हो, तो यूपीएससी जीएस कैटेगरी का आपको सब्सक्रिप्शन लेना। दोनों को करना चाहते हो तो दोनों का ले लो। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपका ऑप्शनल और जीएस दोनों कवर हो जाएगा 2021-22 की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। बेनिफिट इसका ये है कि आपको एक तरीके से मेंटर असाइंड रहेंगे। ये कोड या यूज़ आपको करना, अदरवाइज आपको जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको ज़्यादा लग जाएगा। ये इसको यूज़ करोगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। अब पहला टॉपिक देखते हैं, वो है न्यू स्पीसीज ऑफ गेको फाउंड इन द ईस्टर्न घाट। तो नई स्पीसीज है गेको की, वो आपकी फाउंड हुई है। तो यहाँ पे अगर आप ये इमेज देखोगे, ये आपका गेको है, ठीक है। छिपकली की तरह थोड़ा बड़ा साइज का होता है। सो यहाँ पे क्या है, नई जो स्पीसीज है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ लिजर्ड द स्मॉलेस्ट नोन एज इंडियन गेकोनिड। ये आपको याद रखना है कि गेकोनिड क्या है। गेकोनिड, इंडियन गेकोनिड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन ईस्टर्न घाट। ये डिस्कवर कहाँ हुआ है, ईस्टर्न घाट में आपको डिस्कवर हुआ है। और ये जो स्टडीज शो कर रही है कि इसमें है ना, अगर देखोगे तो ये इसका जीनस आप याद रखो, नेम पैस्पिस करके इसका जो जीनस है, ठीक है। जैसे स्पीसीज और जीनस दो कैटेगरी, जब आप इनका टेक्सोनॉमिक मतलब इनका नाम कैसे रखा जाता है, तो स्पीसीज और जीनस दो कैटेगरी में देखा जाता है। तो नेम नीमस्पिस करके आप कह सकते हो। इसके लगभग 45 स्पीसीज हैं इसकी, और 34 जो है वो वेस्टर्न घाट में, और ये जो नई स्पीसीज आपकी मिली है वो ईस्टर्न घाट में है। तो एक स्टेटमेंट आपके लिए प्रीलिम्स में बन सकता है, वो यही है कि ईस्टर्न घाट में भी स्पीसीज आपकी पाई जाती है, मैक्सिमम आपकी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। तो न्यूली जो डिस्कवर्ड है वो डॉर्फ गेको निमेस्पिस करके है, और ये क्या है, 12th स्पीसीज है जो कि डिस्कवर की गई है आउटसाइड वेस्टर्न घाट। तो ये जो गेको निमेस्पिस आवासा बेनाए करके जो स्पीसीज है, ये 12th स्पीसीज है गेको की, जो कि वेस्टर्न घाट के बाहर पाई गई। तो मेनली जो ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं, वेस्टर्न घाट में। ये आपकी ईस्टर्न घाट में पाई गई। फर्स्ट स्पीसीज रिपोर्टेड फ्रॉम द वेलिकोंडा रेंज इन आंध्र प्रदेश। ये वेलिकोंडा जो कि ईस्टर्न घाट में, तो यहाँ पे ये आपको ये मिली है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि वेलिकोंडा कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। न्यू स्पीसीज हैज साइटेड, ये जो नई स्पीसीज है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिली है, और एक स्मॉल स्ट्रीम एट हाइट ऑफ लेस देन 200 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये इतना याद नहीं रहेगा कहाँ मिली है, बट एक पॉइंट बस याद रखो कि इसका जो नई स्पीसीज का हैबिटेशन है वो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपकी मिली है। बेसिक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना कि ये जो इंडियन गेको है ये ज़्यादातर मिलती है वेस्टर्न घाट में, लेकिन 12 ऐसी स्पीसीज हैं, अभी 12वीं ये मिली है जो कि ईस्टर्न घाट में मिली। जैसे वेलिकोंडा रेंज है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे आपको ये स्पीसीज मिली है,
ठीक है, ये प्रीलिम्स का आपका फैक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल है दैट इज फेमोरल पोर्स। फेमोरल पोर्स क्या होते हैं? देखो फेमोरल पोर्स क्या होते हैं, ये एक ग्लैंड के रूप में, जैसे आपके शरीर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ऐसे इनके शरीर के अंदर जो लिजर्ड्स होती हैं, इनके शरीर में आपके फेमोरल पोर्स होते हैं। ये याद रखो, फेमोरल पोर्स। तो ये जो फेमोरल पोर्स हैं, ये फेमोरल पोर्स आपकी एक तरीके से एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं फेरोमोन्स। ठीक है, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एंड द नेम ऑफ दो टर्म्स आर फेरोमोन्स। फेरोमोन्स करके ये जो टर्म है वो आपका इस्तेमाल होता है। तो ये जो फेरोमोन्स है, ये फेरोमोन्स जो है मतलब इसमें से जो निकलता है उससे क्या है, एक तो दूसरे जो मेट है उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और साथ में अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, टेरिटरी को मार्क करते हैं कि ये एरिया इसको बिलोंग करता है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब इसमें क्या है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो मेल्स ऑफ द स्पीसीज, इसमें फेमोरल पोर्स हैं ही नहीं, जो कि दूसरी स्पीसीज में जो फेमोरल पोर्स हैं वो फेमोरल पोर्स पाए जा रहे थे, यहाँ पे वो फेमोरल पोर्स आपके प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, इस जो नई स्पीसीज आपकी मिली थी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल रीशेपिंग इन ग्यूटरल टोड्स इन मॉरिशस इन अ शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पे विद इन 100 ईयर्स, 100 साल के अंदर, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। यहाँ पे जो 100 साल के विद इन ये जो टोड है, ये मेढक टाइप आपको दिख रहा है, ये इस साइज का इंट्रोड्यूस किया गया था। 100 साल बाद ये इतने छोटे छोटे हो गए। ये आपका क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन हुआ है, उस इवोल्यूशन के बेसिस पर ये चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आपको देखने को मिले, मतलब लगभग 100 ईयर्स, 100 साल बाद ये मतलब पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, और 100 साल के आसपास के समय में इनकी जो साइज है, दैट साइज हैज़ रिड्यूस्ड। ये एंगल आपको ध्यान। तो 1922 में ग्यूटरल टोड करके, जिसे स्क्लेरोफायरिस ग्यूटरालिस जिसका है, तो ये एम्फीबियन है, मतलब पानी में भी और ज़मीन में भी पाए जाते हैं। इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था सब सहारन अफ्रीका रीजन में। और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि ये एक केन बीटल्स करके, केन बीटल्स हैं, ये कीड़े से होते हैं, तो जिससे काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसको कंट्रोल करने के लिए इस टोड को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, 1922 में। और उसके बाद धीरे धीरे ये रीयूनियन आइलैंड मॉरिशस जैसे है ना, इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि देखो यहाँ पे ये कॉमनली आपकी पाई जाते हैं सब सहारन अफ्रीका में। इसे रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ये 1927 में रीयूनियन आइलैंड जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये टोज उसके जो लार्वा है उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो ये दो पर्पस के लिए ये जो टोड है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ इनकी साइज बड़ी थी। धीरे धीरे विद इन 100 ईयर्स ये स्पीसीज छोटी हो गई। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या हाईलाइट किया गया, वो है इवोल्यूशन। धीरे धीरे जो इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका बन गया। तो यहाँ पे ये कहा गया ये एक इन्वेसिव पॉपुलेशन है ऑन द टू आइलैंड। इन्वेसिव पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? आप जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हो इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब ये हो गया कि वो उस जगह की स्पीसीज नहीं है, नई स्पीसीज आपकी वहाँ पे, जैसे मान लो कोई एक स्पीसीज है एक जगह की, वहीं वो पाई जाती है, तो वो वहाँ की आपकी नेटिव स्पीसीज हो गई। दूसरी जगह अगर वो चली जाती है तो वो क्या होगा, दूसरी जगह जो स्पीसीज आपकी चली जाएगी वो स्पीसीज को हम वी विल कॉल, हम उस स्पीसीज को कहेंगे कि ये इन्वेसिव स्पीसीज है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे उसका प्रेजेंस नहीं हो, धीरे धीरे अपने नंबर को बढ़ाएगी और वो एक इन्वेसिव स्पीसीज रहेगी, दूसरे स्पीसीज के नंबर को रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में कंसीडर की जाए। अब देखो यहाँ पे कहा गया कि जो मॉरिशस है रीयूनियन में धीरे धीरे इसका साइज आपका रिड्यूस हो गया। अगर आप उसको मतलब अफ्रीकन रीजन से जहाँ से इसको लाया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर आप वहाँ से कंपेयर करो तो धीरे धीरे जो इसकी साइज है वो आपकी रिड्यूस होती चली गई है। दूसरा कहा गया कि इसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन जो हाईलाइट किया गया वो है नेचुरल सेलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक बड़ा फैक्टर बताया गया और पार्ट ऑफ, है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि नेचुरल सिलेक्शन, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे, तो उस एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से उसने सर्टेन ट्रेट को रखा, कुछ ट्रेट्स को छोड़ दिया, और इस तरीके से इसमें इवोल्यूशन स्टोर्ड में होता गया, और इसकी जो साइज है, दैट साइज द साइज हैज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, वो ट्रॉपिकल रीजन की साइज क्यों आपकी ट्रॉपिकल रीजन है, और वो जो ट्रॉपिकल रीजन है, उस ट्रॉपिकल रीजन की जो साइज है, ठीक है, वो क्यों एक्सपैंड कर रही है। वाई द साइज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन
इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, जो साइज है ट्रॉपिकल रीजन की वो साइज आपकी क्यों एक्सपैंड कर रही है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखते हैं। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप समझोगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो जीएस पेपर में ज्योग्राफी के अंदर ये सेक्शन आपका आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका मानो अर्थ है, और इसमें अगर देखोगे तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ले लो। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप कंसीडर कर सकते हो, और इधर से आपका जो है इक्वेटर पास होकर जा रहा है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ सी का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये जो इलाका है, ये इलाका आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में जो सूरज की रोशनी है वो आपकी मैक्सिमम होती है। सूरज की रोशनी यहाँ पे आपकी मैक्सिमम इस रीजन में होती है। ठीक है, और टेम्परेचर भी क्योंकि कंपैरेटिवली आपका हायर होता है। ठीक है, टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली हायर हो रहा है। ट्रॉपिकल रीजन का एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये रीजन आपका जो है वो दैट इज एक्सपेंडिंग। ये जो रीजन है, ये रीजन आपका एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ भी अवेलेबल है, तो यहाँ का जो वेजिटेशन इकोसिस्टम है वो यहाँ भी होता आपका चला जाएगा। ठीक है, सो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ जाए और ये रीजन और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। अगर ये रीजन एक्सपैंड होता है तो पूरा का पूरा जो प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट पे चेंजेस आएंगे, विंड का जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होगा, बहुत सारे जो वेजिटेशन में बदलाव आएंगे, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स पहले वहाँ ग्रो नहीं करती थी वो क्रॉप्स वहाँ ग्रो होने लग जाएंगी, मतलब बहुत सारा बदलाव आपका होगा। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर चाहे आप ले लो ग्लोबल वार्मिंग, एक बड़ा फैक्टर है जो जिस वजह से ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन आपका है, एरोसोल्स जो छोटे छोटे कण पार्टिकल्स हैं उनका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर के ऊपर वो बढ़ रहा है, जिस वजह से जो सनलाइट जो आती थी वो सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हुआ है। एक टर्म इस्तेमाल होता है हीट बजट, वो जो हीट बजट है दैट हीट बजट इज ऑल्सो अफेक्टेड। ठीक है, जो हीट बजट है दैट हीट बजट इज ऑल्सो अफेक्टेड। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो अगेन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं वो ये है कि प्लैनेट अर्थ को अगर आप देखोगे तो 3 रीजन है आपके, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है और फ्रिजिड जोन है, जो कोई पोलर रीजन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो फ्रिजिड जोन है जिसे हम पोलर रीजन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन एक्सटेंड्स अराउंड इक्वेटर फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये मैंने आपको बता दिया, इस जगह से इस जगह तक इसका रहता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि टेम्परेचर कंपैरेटिवली आपका हायर है। और एक जो सिचुएशन है एक्सपेंशन का, ट्रॉपिकल रीजन का जो एक्सपेंशन है, एक तो टेम्परेचर आपका हायर हो रहा है, उसके अलावा जो है अगर आप देखोगे तो बुश फायर, ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में देखोगे तो वहाँ बुश फायर जो गर्मी के टाइम पे आग लग जाती है जंगलों में, वो एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। सूखा एक बड़ा फैक्टर है, सूखे की स्थिति और तेज़ी से और जगहों पे हो रही है। और इसके पीछे जो रीज़न मैंने आपको बताया, चाहे वो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो, एरोसोल्स हो, या जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो भी एक बड़ा फैक्टर, ओजोन लेयर जो डिप्लेशन है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन भी एक बड़ा फैक्टर आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, एरोसोल्स है, डिक्रीजिंग ओजोन, ये सब फैक्टर्स आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर देखोगे ये अगर आसमान में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे अगर बदलाव होता है, सनलाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका अफेक्ट होता है, तो जो ओशन है, ओशन में जो लाइट आपकी पड़ रही है उसमें भी हीट जो जा रही है उसमें भी बदलाव होगा। ठीक है, अगर रोशनी ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा हीट अप आपकी होगी, ज़्यादा हीट होगी तो उससे फिर आप कह सकते हो कि जो पानी का सर्कुलेशन है, समुद्र के पानी का सर्कुलेशन है वो भी अफेक्ट होगा। अगर आप पूरे समुद्र को लेते हो, समुद्र में कहीं वार्म करंट है, कहीं पे कोल्ड करंट है, ये रिलेटिव टेम्परेचर है। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ कोल्ड करंट होगी, टेम्परेचर हायर है वहाँ वार्म करंट होगा, पानी ठंडा है, पानी गर्म है। तो अगर जहाँ भी सूरज की रोशनी अधिक होगी वहाँ जहाँ पहले पानी कंपैरेटिवली ठंडा था वहाँ पानी गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या है कि पूरा का पूरा जो हीट सर्कुलेशन है पूरे आपके पूरे ओशन के अंदर, दैट हीट सर्कुलेशन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। जो हीट सर्कुलेशन है वो हीट सर्कुलेशन भी आपका बहुत अधिक अफेक्ट होगा। और ये जो हीट सर्कुलेशन का चेंज है वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब जो हीट मतलब जो पानी गर्म पानी है उसका एक और
फर्दर एक्सपेंड कर रहा है, जिस वजह से जो वार्म करंट्स है, वार्म करंट्स और अधिक और दूर के इलाके में बियॉन्ड टूवर्ड्स टेम्परेट रीजन, उस जगह भी वो जो गर्म ओशन करंट्स हैं, जो वार्म ओशन करंट्स हैं, वो आपको देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से वहाँ की टेम्परेचर में भी मॉडिफिकेशन आ रहा है और उसके अंदर भी ट्रॉपिकल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। एक टर्म मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, एटलांटिफिकेशन। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज़ एटलांटिफिकेशन। ये मैंने आज से 1 साल पहले ये टॉपिक कवर किया था, है ना। इस पर बहुत रिसर्च पेपर्स आए थे और मैंने आपको कवर किया था और अपनी क्लासेस में भी बहुत बार इसको डिस्कस किया है। सो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मेरा सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये कई सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत यूनिक टॉपिक है, एलटी लैंप टेक्नोलॉजी। ये एलटी लैंप टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी आपकी आई है, वी कॉल दिस एज एलटी लैंप टेक्नोलॉजी, ठीक है। एलटी लैंप टेक्नोलॉजी क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं, सॉरी आरटी लैंप टेक्नोलॉजी क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इट्स आरटी लैंप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लैंप टेक्नोलॉजी। तो इसका फुल फॉर्म पहली चीज़ याद रखना है, जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट आपसे प्रश्न आ सकता है 10 नंबर का, रिलेटेड विथ आरटी लैंप टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आरटी लैंप टेक्नोलॉजी क्या है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरटी लैंप टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आप लोग को याद हो, दैट इज आरटी पीसीआर। आई थिंक सभी को पता होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देखो जो वायरस है SARS-CoV-2 का जो वायरस है, SARS-CoV-2 का जो वायरस है, ये वायरस आपका आरएनए बेस्ड होता है, ठीक है। आरएनए बेस्ड जो वायरस होता है, तो इस वायरस से कॉम्प्लीमेंट्री, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आरटी बोलते हैं, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से जब आरएनए बनाओगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को बोलते हैं, डीएनए से आरएनए को बनाओगे। अगर आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SARS-CoV-2 का वायरस है, ये आरएनए बेस्ड है ना। अब ये आरएनए से आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाओगे। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, एम्पलीफाई आप कहते हो, वी कॉल दिस एज एम्पलीफाई। आप इसका एम्पलीफिकेशन करोगे और इस एम्पलीफिकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे उसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आपके पास 1 पेज के नोट्स हैं, उसको आपको 15-20 पेज का करना, फोटोकॉपी करा दोगे, 15 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे एक छोटा अमाउंट का सैंपल है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसको आपको एम्पलीफाई करना, बड़ा करना है, तो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें फिर कई तरीके की चीज़ें होती है, जैसे हीटिंग की जाती है ना, हीटिंग की जाती है, फिर बहुत से तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हीटिंग भी करके जो आपके डीएनए होते हैं, डीएनए उनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे डीएनए, तो डीएनए क्या, 2 सांप गले मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप इसको हीट करोगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये हीटअप से होता है। तो ये इसमें ये पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो हीटअप आप करोगे, जब आप ये हीटअप इसकी हीटिंग करोगे तो ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, पीसीआर जो ये आरटी-पीसीआर है, टाइम टेकिंग है, ठीक है, काफ़ी समय लगता है। अब इसी में कुछ परिवर्तन हुआ है। आरटी-पीसीआर का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, वो है आरटी लैंप टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरटी लैंप टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आरटी लैंप टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म याद रखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें हो ही रहा है, लूप्ड मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो फुल फॉर्म याद रखो, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला देयर इज 1 स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन मेथड टू मल्टीप्लाई स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ आरएनए ऑफ द कोरोना वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, अभी मैंने बताया है, या कॉपी डीएनए बोल सकते हो, और बाय यूजुअल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अभी दिखाया मैंने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर जो है, जो डीएनए है, अब डीएनए को जो एम्पलीफाई किया जा रहा था, तो उसके लिए पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराया जा रहा था। इसके लिए एक मशीन होती है, बहुत समय लगता है उसमें। तो ये जो पीसीआर का इस्तेमाल करके आप इसको एम्पलीफाई कर रहे थे, अब इसको एम्पलीफाई आप कर रहे हो लैंप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके।
बस इतना अंतर इसमें आ रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या होता है, जैसे लैम्प जो टेक्नोलॉजी है इसके कई सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। मतलब RT-PCR टेस्ट नीड्स डिफरेंट टेम्परेचर इन वन साइकिल। जो आपकी जैसे जब आप एम्पलीफाई करोगे, है ना, जैसे आपने इतना लिया, फिर इसको ये एम्पलीफाई करोगे इतना बड़ा हो गया, और बड़ा करोगे ये और इतना बड़ा हो गया, फिर बड़ा करोगे और इतना बड़ा हो गया, इस तरीके से सैंपल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें डिफरेंट थर्मल साइकिल है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर साइकिल आपको चलानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंट टेम्परेचर साइकिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन हैज टू बी चेंज्ड फ्रॉम 92 डिग्री टू 56 डिग्री अगेन टू 70, मतलब इस तरीके के चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद PCR टेस्ट की बात करें तो वो बहुत ही थर्मल साइकिलर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसका इस्तेमाल आपका किया जाता है जिससे कि जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ाया जा सके, ठीक है। ऑन द अदर हैंड न्यू RT लैम्प टेक्नोलॉजी की बात करें इज डन एट 65 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे DNA एम्पलीफिकेशन इज डन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर में ही DNA का जो एम्पलीफिकेशन है वो आपका कर दिया जाता है। बार बार टेम्परेचर कम ज़्यादा मेंटेन रखना, ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है जब आप लैम्प टेक्नोलॉजी की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट लैम्प टेक्नोलॉजी। दूसरा, द क्वांटिटी ऑफ DNA एम्पलीफाइड इन लैम्प टेक्नोलॉजी इज 100,000 टाइम्स मोर। तो अगर आप RT-PCR में इतना जनरेट कर पा रहे हो, वो इतना आपका जनरेट कर देगा, ठीक है। ये का सबसे, तो जो एम्पलीफिकेशन है वो कंपैरेटिवली आपका हायर है। और जो फाइनल जो सीक्वेंस आपके मिलते हैं वो क्या है, आप कहते हो कि वी कैन से इज पॉसिबल विद इन अ सिंपल, मतलब तुरंत आपको विद इन अ सिंपल कलर जो आप फाइनल एम्पलीफाई करोगे इसमें वायरस प्रेजेंट है कि नहीं, वो कलर से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो तुरंत आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी, मतलब वो जो साइंटिस्ट हैं उनको आइडिया लग जाएगा। तो लैम्प टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही फास्ट है और 30 मिनट्स के अंदर रिजल्ट दे देगी, और है ना, पॉजिटिव सैंपल्स आर एम्पलीफाइड एज अर्ली 10 जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं उनको तुरंत जो सैंपल है उसमें अगर वायरस कंटेंट प्रेजेंट है तो उसके अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए वो 10 मिनट के अंदर आपका हो सकता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसको इज दैट द रिएजेंट, मतलब रिएजेंट का मतलब होता है जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप कुछ सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करोगे तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर आप रख सकते हो, 4 डिग्री पे रख सकते हो। PCR में बहुत आपको फ्रीजर की जरूरत होती है, -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद लैम्प टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड लेबोरियस प्रिपरेशन। RT-PCR में जब भी आप सैम्पलिंग करोगे तो उसमें बहुत सारे आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे पूरा, है ना, तो वो इसमें करने की जरूरत नहीं है। और लैम्प कॉस्ट इफेक्टिव है एंड डज नॉट नीड कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। देखो, एक तो क्या है LT लैम्प टेक्नोलॉजी क्या है, ये हो गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे एक जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होगा वो है डिफरेंस दोनों के बीच, RT-PCR और LT लैम्प टेक्नोलॉजी के बीच का। जो RT लैम्प टेक्नोलॉजी का, आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग LT लैम्प, RT लैम्प टेक्नोलॉजी जो है, जो ये टेक्नोलॉजी इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है पायलट स्टडी फाइंड्स पोटेंशियल सिग्नल इंडिकेटर लॉस ऑफ टोन ऑफ ब्लड वेसल्स आफ्टर कार्डियक सर्जरी। तो यहाँ पे एक टर्म बस आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, वैसोप्लेजिया क्या होता है। तो वासोप्लेजिया, वासो मतलब ब्लड, और प्लेजिया जो है पैरालिसिस से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, जो पेशेंट है उसको लो ब्लड प्रेशर आपको उसको एक्सपीरियंस होता है, मेनली जब आपकी बाईपास सर्जरी किसी की होती है तो उसमें ये स्टेज आपको देखने को मिलती है। तो आपको बस याद रखना है वैसोप्लेजिया क्या, ये टर्म किससे रिलेटेड है ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं टर्म है दैट इज फिंच सॉन्ग, ठीक है, फिंच सॉन्ग करके है। तो ये सिंपल सी बात है, कई सारी जो बर्ड्स हैं ये बर्ड्स अपने जैसे अगर अलग फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे सेशन देख रहे हो, उस सेशन में जो साउंड है उसको आप रिकॉग्नाइज आप कर लोगे अगर बहुत समय से देख रहे हो, है ना। कोई और किसी की और आवाज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा ये आवाज़ मेरी नहीं है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वॉइस आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ़ोन में कोई कॉल किया तो अच्छा आपको पता चल जाएगा इनका फ़ोन है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं डिफरेंट दूसरी बर्ड्स की जो वॉइस है उसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं, ठीक है, उसको मेमोराइज कर सकती हैं। तो ये आपकी रिसर्च अभी आपकी आई है, इसको है ना, इसके लिए यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए इतना ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस, खास तौर से ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है LT-PCR, इसको थोड़ा सा आप सॉरी RT-PCR जो है आपका RT-PCR RT लैम्प टेक्नोलॉजी है, ये आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ, ये ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक आपका 10 नंबर का बन सकता है। इसमें 2 मेंस के टॉपिक हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो सेशंस हैं वही आपको रिकॉर्ड करके ही क्योंकि देना पड़ रहा है, सेशन लाइव नहीं हो पा रहे हैं।
सो आज के लिए इतना ही, रिक्वेस्ट ऑल के लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें इस सेशन का। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।